Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज हम पढ़ेंगे मैथ के जो मॉडल टेस्ट पेपर जो हाल ही में रेलवे एसएससी इनमें इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट वीडियो डेमो क्लासेज है। इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बता रहा हूँ। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और कंसेप्ट भी मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। तो ये आज मैथमेटिक्स का डेमो वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करते हुए आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा बीच में, और आपको इस हर टॉपिक के ऊपर मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक हैं उनके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रेलवे की एग्जाम, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बनाऊंगा, पटवार के लिए, एसएससी बैंकिंग के लिए जो क्वेश्चंस आपको लेके आऊंगा आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हर प्रकार के डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको सोल्व करना है, बेसिक कंसेप्ट, मेथड और ट्रिक, तो आपको किस अप्रोच से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, टाइम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हो। देखिए जैसे कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो पाइप हैं ए और बी है। किसी भी टंकी को क्रमशः 30 घंटे में और 45 घंटे में भर सकते हैं, और यदि खाली टंकी को दोनों पाइप अगर खोल दिए जाएं तो भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 या 3 से भी अधिक मेथड है। आपको इजी लगे वो आप सेलेक्ट करना है इस क्वेश्चन का मेथड। तो एक तरीका तो ये होता है जैसे कि ए और ये बी है, तो ए कितने घंटे में बढ़ता है, ए 30 घंटे में बढ़ता है। ए कितने घंटे में बढ़ता है, 30 घंटे में बढ़ता है। और बी कितने में घंटे में बढ़ता है, 45 घंटे में बढ़ता है। एक तो इस तरीके को क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे तो इस तरीके से आप बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको इनको। तो ये कि ए 30 घंटे में बढ़ता है, बी 45 घंटे में बढ़ता है। इन दोनों का पहले अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगी, मतलब कार्य करने की क्षमता है वो निकल जाएगी। तो मैं आपको आज इस टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए इस प्रकार से आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार से मैथ के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये 30 घंटे में, ये 45 घंटे में बढ़ते हैं। तो इनका एलसीएम देखना कितना आता है। 30 और 45 का एलसीएम आप लोगों को पता ही है, बेसिक सी बात है। इन दोनों का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या इन दोनों का भाग जाना चाहिए। एलसीएम का मतलब इन दोनों ऐसी संख्या जिसमें भाग जाता है। जैसे एलसीएम इसका 90 है, 90 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि 30 का भाग 90 में जाता है, 45 का भाग भी 90 में जाता है। ठीक है, तो इस 30 का इस 90 में अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और ये 90 में अपन 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। ये इनकी क्या निकलेगी, इफिशियंसी निकलेगी। यहाँ पे इसकी इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता होती है, वो इफिशियंसी कहलाती है। तो इस प्रकार से आपने एलसीएम लिया 90, ये इफिशियंसी इसकी निकल गई। ये कितना होता है, जो एलसीएम आप लेते हो ये टोटल वर्क होता है। ये कितना होता है, टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, और ये इफिशियंसी है। तो क्या करते हैं कि कार्य दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगी। तो टोटल जो वर्क होता है और टोटल इफिशियंसी का अपन भाग दे देते हैं, यानी टोटल कार्य करने की क्षमता का अपन भाग देते हैं टोटल वर्क में अपन भाग देते हैं। टोटल वर्क अपना कितना है, 90 है, और टोटल इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5 है, 3 और 2 5 है। इसको काटेंगे अपन तो 18 बार जाएगा। तो 18 घंटे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 18 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप में ये क्वेश्चन पूछते हैं जिस नल, टंकी, पाइप कार्य करने की क्षमता के ऊपर क्वेश्चन के समय, काम, मजदूरी पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कुछ एमडीएस फॉर्मूले से करते हैं, कुछ एलसीएम से करते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट से करते हैं, कुछ ट्रिक से करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मात्र 2-5-10 सेकंड में इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। ये अपना फर्स्ट था, अब इसी तरीके से दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। मतलब ए कार्य 30 घंटे में करता है, मतलब ए की क्रम से ए 30 घंटे में, बी 45 घंटे में करता है। तो एक फॉर्मूला से अगर करते हो तो आप वो मतलब दोनों का पूछा है कि दोनों पाइप खोल दी जाए तो भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल पूछा जाता है। तो आपको किस प्रकार से, तो मतलब ऐसा आता है कि ऊपर गुणा और नीचे जोड़, नीचे जोड़ है। ये इस प्रकार से आप कर सकते हो। ऊपर जैसे वैल्यू दे रखी है आपको 30 और 45, 30 और 45, इनको ऐड करोगे तो 75। अब इसको काटोगे तो आप जैसे 15 से 15 5 75, 15 3 45, 5 से इसे काटोगे तो 6 टाइम जाएगा और बच्चे कितने 6 और 3 बच्चे अपने पास ऊपर, तो ये 18 घंटे इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये मतलब भरने का था टोटल। अगर एक मतलब भरने का हो, एक खाली का हो, तो ऊपर गुणा होता है और नीचे बड़े में से छोटा आपको घटा के उसमें भाग दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के कई बार क्या होता है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, कोई व्यक्ति है वो काम करता है, कुछ दिन बाद में वो छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है, वो कुछ काम करता है फिर छोड़ के चला जाता है, फिर जो मल्टीपल ऐसे व्यक्ति आते रहते हैं, 2 या 3 व्यक्ति आते रहते हैं और काम छोड़ के चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इस टाइप में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस का आपको सॉल्व करना होता है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप 2 तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंपटीशन में। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा डिटेल में कम बताऊंगा आपको, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। कम से कम इस वीडियो के अंदर करीबन 10 क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ और वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसकी वजह से मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। आपको मैं कंसेप्ट और टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं कंटिन्यू उसमें पढ़ाऊंगा बेसिक से। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोलता है, अभिषेक अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य 100 मान लीजिए और उसमें क्या है अंकित मूल्य 30% बढ़ाता है, तो 100 पे 30 बढ़ाएगा तो 130 हो जाएगा। उसके बाद में वो 10% की छूट देता है, तो 130 पे 10% की छूट देता है, तो कितने का हो जाएगा 117 का हो जाएगा। क्रय मूल्य आपने 100 माना था और आप विक्रय मूल्य 117 हो गए, तो कितने प्रॉफिट हो गए उसको, 17% का उसको प्रॉफिट हो गया, तो 17% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली आप अपने दिमाग से क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो विदाउट पेपर पेन। तो क्या है कि ये क्रय मूल्य है, अभी अब माना कि क्रय मूल्य बेसिक बता रहा हूँ आपको, क्रय मूल्य आपने मान लिया जैसे कि 100 रुपए है और उसको क्या अंकित मूल्य 30% बढ़ाता है, अंकित मूल्य 30% बढ़ाता है। 30% बढ़ाने का मतलब ये है कि उसको जैसे कि आपका क्रय मूल्य 100 था, उसको 30% बढ़ाया, नहीं 100 पे 30 बढ़ाया 130 बटा 100, तो इस प्रकार से आप करोगे तो 130 आएगा। ये मैं आप लोगों को बेसिक इस तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखता था 130 रुपए, तो आपको इतना समझ में नहीं आता। कुछ स्टूडेंटों को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता। तो ये इस तरीके से मैंने बता रहा हूँ, बाकी आपको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से हर टॉपिक को, तो विद कंसेप्ट और विद ट्रिक के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक बेसिक आपको डेमो क्लास दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि क्रय में मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 130 रुपए होगा, 30% अधिक कारण 30 रुपए होगा। अब छूट किस पे दी जाती है, जितनी भी छूट होती है या बट्टा होते हैं वो सिर्फ अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो अपना अंकित मूल्य 130 है, तो 130 पे है तो 10% की इसने छूट दी है, 10% यानी टोटल 100% है, फिर इसमें 10% की छूट दी है इसमें, तो कितना होगा 90%। तो इसका ये 90 निकालेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 रुपए आ जाएंगे। ये क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। बट्टा देने के बाद में जो मूल्य बचता है वो सिर्फ विक्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय मूल्य ये है और क्रय मूल्य ये है। तो इस प्रकार से तो आपको इसको कितने प्रॉफिट हुआ, 17% का इसको प्रॉफिट हुआ। तो याद रखिए 17 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 17% का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपको तो आप क्वेश्चन ज्यादा डीपली नहीं जाते हो, एक बार आपको क्वेश्चन नंबर मैंने
करवा दिए, 2 क्वेश्चन करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखना इस वीडियो को थोड़ा मैं फास्टली करूंगा। आपको एक त्रिभुज की जिसकी भुजाएं 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, तो इसकी भुजाएं दे रखी है, कोई 3 मीटर की है, 4 मीटर की है, 5 मीटर की है। इस प्रकार से अगर दे रखी होती है किसी की भुजा, तो ये मतलब इस प्रकार से नहीं बनता है त्रिभुज, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्योंकि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो ये इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा, आपको 3 4 5 इस प्रकार से दिखाई देता है किसी भी ट्राइंगल में। तो ये समकोण त्रिभुज की परिभाषा कहलाती है। इस प्रकार के जो होते हैं, ये 5 दे रखा है आपको, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, उसका क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो क्वेश्चंस को। एक सूत्र होता है जिससे डिफरेंट भुजाएं होती हैं, डिफरेंट भुजाएं होती हैं, उनकी अलग अलग रखी हैं, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा पहले S इक्वल a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये पढ़ा होगा। एक ये रूट वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा। तो इस तरीके से आप देखिए, जैसे ए बी सी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 5 4 9 3 12 होता है। 2 का भाग देंगे तो इसमें कितने 6 आ जाएंगे। तो 6 s की वैल्यू 6 आई है, तो s की वैल्यू अपन 6 आई है, तो 6 इंटू 6 cosec 6 माइनस a का वैल्यू कितनी है, a का मान लीजिए a और b और c, इस प्रकार से मान लीजिए आप। तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 है, और c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, अलग अलग त्रिभुज के आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आए तो आप 6 इंटू 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3, और ये 2 बचे, और यहाँ पे 1। तो इनको आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 2 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 36 आ जाएगा। और 36 का आप रूट लेते हो तो क्या होता है इसका आंसर 6 वर्ग मीटर। ये मीटर में दे रखी है तो वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी डायरेक्टली अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक भी बता देता हूँ बीच के अंदर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ये अपने क्वेश्चन हो गए 3। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन है अपना। इस प्रकार का जो क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा चुका हूँ, ये बढ़िया अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कंपटीशन में बहुत बार एसएससी में पूछा जाता है। 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं इस कंसेप्ट से। तो जैसे कि ये टोटल कितने परसेंटेज है, ये 100%। आपको मैंने पहले बताया कि 360 जो डिग्री होता है एक सर्किल के अंदर, वो 100% के बराबर होता है। अब इसका 10% आप निकालोगे तो 1 0 इसका काटोगे, 1 0 इसका काटोगे आप, तो 36 डिग्री बराबर 10% होता है। और फिर इसका 1 0 यहाँ से हटाओगे तो 1 पॉइंट इधर लग जाएगा, तो यानी 1% बराबर कितना होता है 3.6 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस को अपन क्वेश्चन नंबर 4 को अपन करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। जैसे कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वर्त के चित्र के केंद्रीय कोणों का मान क्या होगा। जो कागज है, जो ये कागज है, ये वाला जो कागज है, इसका केंद्रीय कोण कितना होगा। कागज का जो मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वर्त के चित्र के केंद्रीय कोण कितना होगा, 16% दे रखा है। तो 16% का मतलब कितना है, ये आपको पता है कि 1% की वैल्यू है ये है, तो 16% की क्या होगी। तो इधर आप 1% को इधर से 16% से गुना करोगे, और इधर 3.6 को 16 से गुना करोगे, तो आपको ये 16% की आपको वैल्यू पता लग जाएगी। 16 सिक्के 96 होते हैं और असल 9 लगती हैं। 16 3 48 और 9 की अगर बात की जाए तो कितने होते हैं 57। अब पॉइंट एक स्थान तक दशमलव तो यहाँ पे लगा सकते हो आप। तो ये आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 57.6% होगा इसका केंद्रीय कोण। 57.6 डिग्री इसका केंद्रीय कोण होगा, जो 16% दे रखा है कागज का। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। आपको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको।
यदि छपाई पे खर्च दे रखा है 1,75,000 दे रखा है, 1,75,000 छपाई पे खर्च दे रखा है आपको, तो रॉयल्टी पे कितना होगा? तो ये देख लीजिए आप, मतलब आप छपाई पे यानी 35%, आपको ये 35% की वैल्यू दे रखी है, 35% की वैल्यू दे रखी है आपको, और आपने पूछा है कि रॉयल्टी पे कितना होगा। तो रॉयल्टी क्या है? ये 15% है। तो आपको यहाँ से पता है कि 35% की वैल्यू यहाँ पे 1,75,000 रुपये है, 1,75,000 है। तो सिर्फ आपको 15% की वैल्यू पूछी है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1,75,000 बटा 35 और 15% की पूछी है, तो क्या करोगे? 15 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको काटना चाहे तो आप काट सकते हो, 5 दिए 15, 5 7 35। अब इसको 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे कट रहा है 7 दूनी 14, बचे 3 5 7 पंजो 35, 1 2 3 0 उतार दो इधर। तो इसको 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 75,000, मतलब 75,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। एक परसेंटेज की वैल्यू आपको दे रखी है, तो परसेंटेज के अनुसार आप क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आपको मैंने बेसिक तरीके से काट के बताया, बाकी इसको काटने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट इसका दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार से हो जाए तो 35 दूनी 70, 70 140 और बचा है कितना है? 35 175, मतलब 35 का 5 टाइम है, 35 का 5 टाइम है, ये 5 टाइम है, और 5 को इससे गुणा करोगे, 15 को 5 से करोगे तो 75,000 सीधे आ रहे थे आपको। डायरेक्टली क्वेश्चंस को आप विदाउट कैलकुलेशन भी सॉल्व कर सकते थे, पर मैंने आपको बताने के जरिए से कैलकुलेशन आपको करके मैंने दिखाया इजी, मतलब जैसे जीरो लेवल से कैसे करते हैं, जीरो लेवल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करवाए मैंने। तो ये अपने इस वीडियो के 5 क्वेश्चंस हैं, और 5 क्वेश्चंस और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सोल्व करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अधिकतम आप सॉल्यूशन कर सकते हो, और अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस है पूछे गए क्वेश्चंस हैं कंपटीशन के अंदर। तो एक मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा था 0.008 का घनमूल क्या होगा? घनमूल क्या होगा? ये एनटीपीसी में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चंस ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो पेपर में से मैंने लिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। घनमूल क्या होगा? तो ये क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, घनमूल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? घनमूल का मतलब होता है कि उसके ऊपर घात 3, मतलब ये होता है, ये अपन लगाते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा 3 लिख देते हैं, वो घनमूल भी लिखा जाता है। या उस तरीके से आपको इसका निकालना चाहते हो तो घनमूल को, तो जैसे कि आपने इसको लिया, घनमूल निकालोगे तो मतलब ये किसका क्यूब है? ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब होता है ना, 8, 2 का क्यूब होता है। अब कितने टाइम्स इसके इधर जीरो लगे हुए हैं? कितने टाइम्स इसके जीरो लगे हुए हैं? 2 टाइम्स अगर जीरो लगे हुए हैं, और एक तीसरा नंबर भी आता है तो 3 टाइम्स हो गए। तो ये पावर इधर वाली चीजें को खा जाता है, तो ये मतलब ये हो जाता है कि पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। अब ये देखना आपने जो किया है वो सही है गलत है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, मतलब ये घनमूल का मतलब होता है कि किसी संख्या को 3 बार लिखना, उस मल्टीप्लाई करना उसी संख्या को। तो ये 2 को 2 से किया 4, 4 को किया 8, इस प्रकार से लिखा। पॉइंट कितने स्थान तक है? 3 अक्षर छोड़ के, 1 2 3, 3 छोड़ के, तो 1 ये हो गया, 2 3, ये लो। इस प्रकार से क्वेश्चंस को इस तरीके से इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार के इजी क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं इस टाइप के, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इनका बेसिक टेक्निक है। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में किस प्रकार का है? एक ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे कि 4 sin थीटा, इस टाइप 4 sin 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और इसका मल्टीप्लाई के अंदर ही है, मल्टी डॉट लगा दो चाहे मल्टीप्लाई लगा दो, साइन स्क्वायर 60 है और प्लस है, और 3 cos 60 है, 3 cos 60 डिग्री है, ये डिग्री के अंदर है, और प्लस ये डॉट 10 45 डिग्री है, ये 10 45 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक भी आनी चाहिए, त्रिकोणमिति बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्री। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे?
4 का 4 लिखा आपने, इसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको मैं ये भी ढंग से तरीके से आपको कंसेप्टली और इजी टेबल से आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा स्पीडली करता हूँ। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये मल्टीप्लाई, ये डॉट है, मल्टीप्लाई sin 60 का क्या होता है, जैसे sin 60 का रूट 3/2 होता है, पर स्क्वायर लगा हुआ है तो 3/4 हो जाएगा। प्लस का प्लस 3, cos 60 का मान क्या होता है, sin 30 का होता है, वो cos 30 का होता है, cos 60 का होता है वो sin 30 का होता है। 1/2 और tan 45 का मान 1 होता है। तो ये इससे कट जाएगा और ये 3/2 आ जाएगा और ये 3/2 आ जाएगा। इनको आप जोड़ोगे तो 6/2 आ जाएगा। इसको काटोगे तो इसका 3 आंसर आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। मैं थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ तो वीडियो लेंथी होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अपना है बेसिक, एक क्वेश्चन है 0.121 इस टाइप का क्वेश्चन है, और ये मल्टीप्लाई में है और रूट है, और 0.0225 225 है। और फिर उसके बाद में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर 0.09 है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये देखोगे कितने का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ये देखो किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। ये देखोगे 0.3 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करोगे, जैसे कि 11 है तो 11 का मतलब 1 2 3 4 स्थान तक है, तो मतलब 2 स्थान तक करोगे। जैसे कि 0.11 तो ये 1 2 3 4 स्थान तक आ गए ना। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, ये 4 स्थान तक है। इसी प्रकार से इसे 0.15 करोगे तो 1 2 3 4 मतलब 4 स्थान तक के बाद में 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर जो है ना संख्या, तो उसको अपन इस प्रकार से ये लिखी हुई है, ये इस प्रकार से लिखी हुई ये संख्या है। तो इस संख्या को कैसे आप सोल्व करोगे, इस तरीके को आप संख्या को किस तरीके से सोल्व करोगे, जैसे इस रूट से बाहर निकालोगे तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी, यानी 0.11 निकल जाएगा। इधर से निकालोगे तो 0.15 निकल जाएगा बाहर, 0.15 निकल जाएगा। इधर से निकालो 0.3 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से 11 इंटू 0.15 और 0.3, तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो इनको करोगे तो 5 11 पूर्वक 55, और ये देखोगे स्थान कितने स्थान तक है, 1 2 3 4 स्थान तक ऊपर है, और एक स्थान यहाँ कट जाएगा, 3 स्थान बचेंगे, 1 2 3, ये 3 स्थान तक। तो 0.055 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन को इस तरीके से फास्टली सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने टाइम लेके आपको बताया क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सोल्व करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंपटीशन में एग्जाम में। साधारण ब्याज की दर से किसी दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपए हो जाती है, तो 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मूलधन और ब्याज ज्ञात करना है। किसी साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाती है, तो आप मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। देखना इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2100 रुपए हो जाता है, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2250 हो जाता है। अगर बात की गई है साधारण ब्याज की, यहाँ पे देखना, तो इनमें ईयर का डिफरेंस है 3 का, और अमाउंट में डिफरेंस कितने का है, 150 का है। तो मतलब सीधी सी बात है, 3 वर्ष का जो डिफरेंस है वो 150 है, तो 1 वर्ष का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 रुपए आ जाएगा 1 वर्ष का। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। 3 का भाग दोगे 150 में तो 50 आ जाएगा, 50 1 वर्ष का आ जाता है, तो 1 वर्ष का ब्याज 50 है। तो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो साधारण ब्याज का। तो इस तरीके से फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्टली अपन इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो इस तरीके से आप इसे 1 वर्ष का आपने 50 रुपए निकाला, इसका मतलब 1 वर्ष का इसमें क्या है, 50 रुपए है, 50 रुपए है 1 वर्ष का। तो आपको टाइम, जैसे मूलधन में आप रखोगे, मूलधन आपको पता नहीं है, पी आपको मूलधन प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, दर आपको मतलब आप निकालनी है। तो इसको इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। मतलब 1 वर्ष में ये 50 रुपए है, तो ये देखना कि 2 वर्ष में 21 हो रहा है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो 2 वर्ष का 100 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन कैसे निकालोगे आप,
कि 2100 में से 100 घटा दोगे, 2100 में से आपको 100 कम कर दोगे तो 2000 बचेगा। ये 2000 क्या जाएगा, मूलधन, ये बचेगा मूलधन। समझ में आया कि एक ईयर में 50 रुपए ब्याज बढ़ता है, 2 साल में 100 बढ़ता है, 2 साल के बाद में ब्याज सहित अमाउंट दे रखा है आपको 2100 रुपए। तो मूलधन कितना होगा 2 साल बाद, 2 साल में मूलधन पहले था कि वो 2000 रुपए था और 2 साल के बाद में वही मूलधन 2100 रुपए हो गया, यानी 100 रुपए उसके ब्याज हो गए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट देख के मूलधन निकाल सकते हो। इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 2000 आपको मूलधन मिला, अब मूलधन इसमें रख दो आप 2000 रुपए, फॉर्मूले में रख दो। समय आपको 1 साल है, आपको दर पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 और 1 साल का ब्याज कितना है 50 रुपए। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब इधर क्या बचा, आर इक्वल मल्टीप्लाई 1 हो गया, ठीक है, आर इक्वल टू 5 बचा इधर, और नीचे ये 2 बचा ना यहाँ पे, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो आर बराबर कितना बचेगा 2.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया उसका 2.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई, मतलब उसकी ब्याज की दर कितनी आई 2.5% आई इसकी, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा और ब्याज की दर पूछी थी, तो मूलधन 2000 रुपए और ब्याज की दर 2.5%। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो और एक तरीके से आपको पहले मैंने बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। तो अलग अलग जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आपको मैंने इस वीडियो में लिया है, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आपको सोल्व करोगे, देखिए आपको क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ। ये क्वेश्चन इस टाइप का रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। पिता की उम्र माता से 5 वर्ष अधिक है, तो ये लीजिए यहाँ पे लिखो इधर पिता और ये लिखो माता। तो क्या बोला, माता की उम्र माता से 5 वर्ष अधिक है तथा माता की उम्र पुत्री की उम्र से 3 गुनी है। तो ये यहाँ पर तीसरा कैंडिडेट मिला आपको पुत्री की उम्र से 3 गुनी है। तो ये मतलब x मान लीजिए, ये इसकी 3 गुनी है तो 3x मान लीजिए, ये 5 वर्ष इससे अधिक है तो 3x + 5। इस प्रकार से बोला कि पिता की उम्र माता से 5 वर्ष अधिक है तथा माता की उम्र पुत्री की उम्र से 3 गुना है। तो पुत्री की उम्र x है, उसकी 3 गुना माता की उम्र, और माता की उम्र से 5 वर्ष अधिक है उसका पिता। तो इस लाइन तक अपना कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। वर्तमान में पुत्री 10 साल की है, क्या बोला है, वर्तमान में पुत्री 10 वर्ष की है, तो 10 वर्ष की है तो ये माता कितनी हो जाएगी 30 वर्ष की हो जाएगी, और पिता वर्तमान में कितने का हो जाएगा 35 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि 3x को करेगा तो 10 से 30 तो ये हो गए, 5 या 35 वर्ष हो गए। ये बोला। अब क्या बोला इसने, पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी, पुत्री की जन्म, ये मान लीजिए 10 वर्ष की नहीं थी, तो मान लीजिए 10 वर्ष इसमें से आप कम कर दो, 10 वर्ष इसमें कम कर दो। उस टाइम इसका पिताजी कितना था 25 वर्ष का था, उस समय उसके पिताजी कितने वर्ष का था 25 वर्ष का था। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो बस वीडियो में इतना ही आज के लिए। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, धन्यवाद।